दोस्तों नमस्कार। दिल्ली की धड़कनें इस समय सामान्य नहीं। सत्ता के गलियारों में हलचल है। गृह मंत्रालय की गतिविधियां तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर बैठकों का दौर जारी है। फाइलें खंगाली जा रही हैं, रिपोर्टें मंगाई जा रही हैं और पहली बार नौकरशाही एक ऐसे सवाल का जवाब खोजने में जुटी दिखाई दे रही है जो वर्षों से दबा हुआ था। इस देश में आखिर कितने बेरोजगार युवा हैं? कितने ऐसे छात्र हैं जो वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? कितनों के नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज है? अलग अलग राज्यों की वास्तविक स्थिति क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, जिन परीक्षाओं पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जिन संस्थाओं को विशाल बजट दिया जाता है, उनके कामकाज की जवाबदेही आखिर कहां तय? क्यों संसद में कभी यह विस्तृत रिपोर्ट नहीं रखी गई कि देश में करोड़ों युवाओं की परीक्षाएं आयोजित कराने की में कौन कौन सी व्यवस्थागत चुनौतियां सामने आती हैं? क्यों नहीं बताया गया कि बार बार होने वाली गड़बड़ियों की वास्तविक वजह क्या है? आज ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक 3 मिनट का वीडियो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। उस वीडियो में कहा गया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है। यदि किसी नागरिक को अपनी बात रखने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है तो वह अनुमति भी ली जाएगी, लेकिन आवाज उठाना नहीं छोड़ा जाएगा। इसी घोषणा के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने ऐलान किया कि वे 6 जून को दिल्ली पहुंचेंगे। उन्होंने कहा, हम एयरपोर्ट से सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे, जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध की अनुमति मांगेंगे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे। उनका दावा है कि इस मांग के समर्थन में लाखों लोगों ने ऑनलाइन सहमति दर्ज की। उन्होंने यह भी कहा कि संभव है उनकी गिरफ्तारी एयरपोर्ट पर ही हो जाए, लेकिन लोकतंत्र में विरोध का अधिकार छीना नहीं जा सकता। यहीं से दिल्ली की धड़कनें तेज होने लगती, क्योंकि सवाल केवल एक विरोध प्रदर्शन का नहीं। सवाल यह है कि यदि लाखों बेरोजगार युवा, प्रतियोगी परीक्षाओं से परेशान छात्र और व्यवस्था से निराश एक पूरी पीढ़ी पहली बार संगठित होकर सड़क पर उतरती है, तो उसका राजनीतिक प्रभाव कितना व्यापक हो सकता है? यहां से चर्चा केवल शिक्षा मंत्री तक सीमित नहीं रहती। यह सीधे देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना तक पहुंच जाती है। कहा जा रहा है कि विपक्षी दल भी इस उभरती हुई ऊर्जा को ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि पारंपरिक राजनीतिक मुद्दे चुनाव के बीच अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन बेरोजगारी, परीक्षा प्रणाली और युवाओं का भविष्य ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार जीवित रहते हैं। इसलिए 6 जून को केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक संभावित सामाजिक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। और संयोग देखिए, उसी दिन विपक्षी नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक भी प्रस्तावित, यानी देश की राजनीति की निगाहें भी उसी तारीख पर टिकी हुई। अब जरा उस वास्तविकता पर भी नजर डालिए जो अक्सर चर्चा से बाहर रह जाती है। सरकारी रोजगार कार्यालयों के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 80 लाख नाम दर्ज, बिहार में लगभग 45 लाख, इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब तथा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों को जोड़े तो करोड़ों युवाओं का एक ऐसा वर्ग सामने आता है जो रोजगार की प्रतीक्षा में। सरकारी रिकॉर्डों में ही बड़ी संख्या में ऐसे युवाओं के नाम मौजूद हैं जो वर्षों से नौकरी की तलाश में हैं। स्थिति केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं, निजी क्षेत्र में भी अवसरों का विस्तार उतने ही गति से नहीं हो रहा है जितनी अपेक्षा की जा रही थी। उदाहरण के तौर पर इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी में 30 वर्ष से कम आयु वाले कर्मचारियों का अनुपात पहले की तुलना में कम हुआ है।
इस देश में सबसे युवा लोगों को नौकरी दरअसल कोई देता था तो वह इंफोसिस के जरिए मिलती थी। 2022 तक इस देश के भीतर जो 30 वर्ष से कम का युवा था, यानी जो जेन जी था, उसकी तादाद इंफोसिस में लगभग 60 से 61% थी। 60-61% 2026 में खिसकते खिसकते वह आधे पर आ गई। उसमें 1,30,000 से कम की उम्र के हैं और उसके बाद 30 से ज्यादा के बाकी। रिलायंस समूह की विभिन्न इकाइयों में भी कुछ क्षेत्रों में कर्मचारियों की संख्या में कमी दर्ज की गई, जबकि खुदरा कारोबार में नियुक्तियां बढ़ी। विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि रिलायंस जो सबसे ज्यादा नौकरियां देता है, वहां पर डिजिटल सर्विस में पिछले साल और इस साल में 19,701 पद खत्म हो गए, यानी एम्प्लॉय इतने कम हो गए। ऑयल एंड केमिकल 29,985 एम्प्लॉय से घटकर 28,551 एम्प्लॉय हो गए। यहाँ तक कि उसके ऑयल एंड गैस सेक्टर में वहां पर भी कम होते गए। और जो मीडिया और एंटरटेनमेंट का क्षेत्र है, वहां पर उसके टोटल एम्प्लॉय थे 11,186, जो घटकर 10,295 पर आ गए। मैक्सिमम भर्ती रिटेल क्षेत्र में हुई, उस रिटेल क्षेत्र में जहां पर जनता के सामने महंगाई सामने खड़ी हुई है और उसके सामने मुश्किल हालात है। जब हम इन्फोसिस का जिक्र कर रहे थे तो इन्फोसिस में लगभग 3,20,000 एम्प्लॉय हैं, उसमें से 1,66,000 30 से कम उम्र के हैं और बाकी इससे ज्यादा के। जो पहले यंगस्टर ज्यादा हुआ करते थे, नए युवाओं के सामने उनको काम दे पाने की स्थिति में इस दौर में पब्लिक सेक्टर तो नहीं था, प्राइवेट भी नहीं बच पा रहा है, क्योंकि परिस्थितियां हर क्षेत्र में नाजुक होती चली जा रही। यानी एक नेक्सस को पकड़ने के लिए क्या सरकार अपने कामकाज और गवर्नेंस के तौर तरीकों को पूरे नेक्सस को खोल सकती है? क्योंकि हर क्षेत्र में अगर ऐसा निर्णय हो रहा है तो फिर आप हर डिपार्टमेंट की फाइल खोलना शुरू कर देंगे। वो कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, वो एमएसएमई भी हो सकता है, वो इस देश का फाइनेंस मिनिस्ट्री भी हो सकती है। इतनी बड़ी तादाद में खुद सरकार जब जानकारी देती है कि इस देश के भीतर अब जो लोन लिया जाता है उसका आंकड़ा सरकार ने पार्लियामेंट के भीतर दिया, वो इसलिए चौंकाता है क्योंकि पहली बार रिटेल लोन जो 45,000 करोड़ का था 2025 के फाइनेंशियल ईयर में, वो लास्ट लोकसभा में जानकारी दी गई थी, वो इंडस्ट्रियलिस्टों से भी ज्यादा था। इंडस्ट्रियलिस्टों ने 376 करोड़ का लोन उठाया, लेकिन रिटेल लोन जो था वो 454 करोड़ का था। सर्विस सेक्टर का लोन 38,438 करोड़ का था, एमएसएमई का लोन 25,000 करोड़ का था। यह मैसेज इसलिए है क्योंकि इन सब की माफी अपने तौर पर 11 साल में 19 लाख करोड़ हर कैटेगरी में इस रूप में माफ की गई। यह तस्वीर बताती है कि रोजगार का स्वरूप बदल रहा है और युवा वर्ग के सामने चुनौतियां लगातार बढ़ रही। यही कारण है कि शिक्षा, रोजगार और आर्थिक दबाव आज एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे बन चुके हैं। एक तरफ लाखों परिवार बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज ले रहे हैं, दूसरी तरफ डिग्री प्राप्त करने के बाद भी रोजगार की गारंटी नहीं। तीसरी तरफ प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बार बार उठते विवाद युवाओं के भीतर असंतोष को और बढ़ाते हैं। यही वह पृष्ठभूमि है जिसमें शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को कुछ लोग केवल एक राजनीतिक मांग नहीं बल्कि व्यापक जवाबदेही की मांग के रूप में देख रहे हैं। लेकिन सत्ता के सामने दुविधा भी यही है। यदि एक मंत्री को हटाया जाता है तो सवाल केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगा, फिर पूरी व्यवस्था की समीक्षा की मांग उठेगी। फिर शिक्षा मंत्रालय की नीतियों से लेकर परीक्षा संस्थाओं के कामकाज तक हर पहलू पर प्रश्न खड़े होंगे और यहीं से वह बहस शुरू होगी जो सत्ता के लिए कहीं अधिक असहज हो सकती है। युवाओं के बीच यह भावना भी दिखाई दे रही है कि यदि शिक्षा, रोजगार और अवसरों के प्रश्नों पर जवाबदेही तय नहीं होगी तो लोकतांत्रिक विरोध की नई धाराएं जन्म लेंगी। यही वजह है कि 6 जून केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं बन गई, यह एक प्रतीक बनती जा रही है। प्रतीक उस बेचैनी का जो वर्षों से जमा होती रही, प्रतीक उस पीढ़ी का जो खुद को लेजी कहलाने के आरोपों से परे जाकर अपनी बात रखना चाहती है, प्रतीक उस प्रश्न का
जिसका उत्तर अभी तक किसी सरकार, किसी संस्था और किसी राजनीतिक दल ने पूरी तरह नहीं दी। क्या इस देश की युवा पीढ़ी को उसका भविष्य मिल रहा है, या वह केवल प्रतीक्षा कर रहा है? अब निगाहें 6 जून पर है। क्या यह विरोध केवल एक दिन की घटना साबित होगा, और क्या यह एक नए सामाजिक आंदोलन का प्रारंभ होगा? क्या राजनीति को नई दिशा देगा, या फिर यह भी समय के साथ एक और घटना बनकर रह जाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना निश्चित है कि देश के करोड़ों युवाओं की आकांक्षाएं, उनकी नाराजगी और उनके भविष्य से जुड़े प्रश्न अब राष्ट्रीय बहस के केंद्र के स्तर तक पहुंच चुके हैं। और यही कारण है कि दिल्ली की धड़कनें तेज हैं। इंतजार केवल 6 जून का नहीं है, इंतजार उस जवाब का है जिसे पूरा देश सुनना चाहता है। मिलते हैं एक नए विश्लेषण के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।